चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। आज के सेशन का मकसद MSc 2 के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप कंडक्ट करना है। वर्कशॉप ये कह लें कि आपका एक क्विक रिवीजन उसमें चीज़ों का जो है वो मेजरली हो जाएगा। ये बेसिकली इस सेशन का मकसद है। तकरीबन 6 से साढ़े 6 घंटे का हमारा ये सेशन है। हम 2 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 8 बजे तक तकरीबन ये ऑफ हो जाएगा। सही है। मोर और लेस इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कि वी कैन कंफर्टेबली स्टार्ट आवर सेशन नाउ। सबसे पहले बिफोर गोइंग ऑन टू द रिवीजन ऑफ स्ट्रैटेजी के रिवीजन से पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। अब तक आप लोग काफ़ी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। 20 नवंबर आज तकरीबन हो गई है। 10 से 15 दिन आपके एग्जाम में रह गए, 15 दिन तकरीबन रह गए। तो अब आप लोगों की तरफ से कोई सवालात हों, कोई क्वेरीज हों, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको तंग कर रही हो, तो पहले आप वो पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा ये नो दी ऑडियंस वाली चीज़ करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आती हो, कोई ऐसा टॉपिक जिसमें मसला होता हो, तो वो भी आप बहरहाल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। चाहे माइक पे पूछ लें, चाहे जो है वो चैट पे लिख के पूछ लें। पहले आपके थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिवीजन ऑफ स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? वालेकुम अस्सलाम। Yes, I can hear you. Acha, sir, my name is Elia, and this will be my third attempt of MSc 2. ठीक है। और प्रीवियसली मैंने दोनों दफ़ा क्लासेस भी ली थी, और फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्वियसली बहुत अच्छी अटेम्प्ट की थी। उस टाइम मैं जॉब भी नहीं कर रही थी, तो मैंने बहुत थॉरोली प्रिपरेशन की थी। ICW की वर्कबुक्स भी पढ़ी थी, और मैनुअल्स जो हैं, और एग्जाम पास पेपर्स भी अटेम्प्ट किए थे, प्लस ICW क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे। लेकिन कितने बोथ कितने टाइम्स क्वेश्चंस आई अटेम्प्ट किए गॉट होंगे? सर फर्स्ट टाइम मैंने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, हम्म। 1 दिसंबर 2021 में। ठीक है। हम्म। और जो जून में मैंने दिया था, जून में मुझे थोड़ा कम टाइम मिला था ड्यू टू माय जॉब, तो उसमें मैंने फिर लाइक 85 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए नहीं, थे। घर में आपने लेकिन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे व्हाइल प्रिपेयरिंग? अच्छा, घर में सर मैंने काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, काफी सारे, मतलब 15-20 किए होंगे। अच्छा, ठीक है, सही है। जी। सही है। लेकिन मैं आपको खुद ही, मतलब एक वीकनेस जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, मैंने मैच नहीं किया सॉल्यूशन से कभी अपने आंसर को। ओ, ये बहुत बड़ी हाँ जो है वो एक चीज है। देखें, बेसिकली होता ही है, इट्स अ केस जी स्टडी बेस्ड पेपर, लेकिन हर क्वेश्चन जी के पीछे मल्टीपल अपेंडिसेस होते हैं और हर जी अपेंडिक्स को हमें हैंडल करना होता है। हैंडल जी इस जी तरीके से करना होता है कि जब आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई, केस आ गया आपके सामने, आपने उस केस जी को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, रिक्वायरमेंट देखी, रिक्वायरमेंट क्या है, जितना रेलेवेंट जी डेटा आप क्वेश्चन से निकाल के इंटरप्रेट करके आंसर आउट कर सकते हैं वो बेहतर है। जहाँ ठीक वैल्यूएशंस है आ जाती हैं वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, एनपीवी आ जाती है, वहाँ ठीक है। कैलकुलेशन आ जाती है, वर्किंग कैपिटल का बिल्कुल। कहीं पे अगर जिक्र होता है तो वहाँ कैलकुलेशन आ जाती है। लेकिन अगर जी आपको मिसाल के तौर पे स्ट्रैटेजी का एरिया समझ आता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट का एरिया समझ आता है, आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के टूल्स पता है कि यार कौन से रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड किसको कहते जी हैं, जी जी या परफॉर्मेंस पिरामिड किसको जी कहते जी हैं, ये चीजें, अगर ये चीजें क्लैरिटी के साथ पता है तो आदमी उन्हें अटेम्प्ट कर सकता है। आपको आंसर जहन में आ रहा होगा। फिर सेकंड स्टेज आता है कि आप उसे सजेस्टेड सॉल्यूशंस के साथ मैच करें। सॉल्यूशन के साथ आप इस तरह मैच करें कि जितना टाइम आपने क्वेश्चन करने में लगाया है, इतना ही टाइम आपको मैच करने में भी लगे। आप एग्जैक्टली देखें कि आप किस तरह से पॉइंट पिक कर रहे हैं, आंसर में किस तरह अच्छा, से पिक हुआ हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आंसर का थॉट प्रोसेस क्या है, आपने किस तरीके से लिखा है, और एग्जामिनर कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। एग्जामिनर कमेंट्स तक भी हमें मैच करने चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो उसने हाईलाइट किए हैं और हमने हमारे पास हाईलाइट नहीं किए। देखो, एक चीज अपने जहन में रखें, सजेस्टेड आंसर जो होता है, आज सुबह भी मुझसे जी किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था, तो मैंने उन्हें क्लैरिफाई किया कि जो सजेस्टेड आंसर होता है वो एक आइडियल सोल्यूशन होता है, जो एक ऐसे बिल्कुल। इन्वायरमेंट में बनाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा सुकून वाला एनवायरमेंट है, और आपने बहुत टाइम लेके एक सजेस्टेड सोल्यूशन को ड्राफ्ट किया है। एग्जैक्टली। एग्जामिनर अलग बंदा होता है, सजेस्टेड सोल्यूशन बनाने वाला अलग बंदा होता है। एग्जामिनर वुड नेवर एक्सपेक्ट कि आप उस टेम्परामेंट के साथ उस एग्जाम प्रेशर में ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर बताएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक लेकिन है। एटलीस्ट एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आपको एक रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड तक चीजें पता हों। अब मिसाल के तौर पे वो आपसे बिग डेटा के बारे में पूछ रहा है, तो आपको एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार बिग डेटा हमें हेल्प करता है कस्टमर्स की बाइंग बिहेवियर को, बाइंग पैटर्न को समझने में। सही बिग डेटा सही, हमें हेल्प बिल्कुल। करता है उनकी बाइंग हैबिट्स को एनालाइज करने में, डिमांड प्लानिंग करने में कि पूरे साल कब, किस वक्त, कौन से टाइम पीरियड में किस चीज की सेल ज्यादा हो रही होती है, किस चीज की कम हो रही होती है, हमें कब किसकी इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है, किसकी नहीं पड़ती, कौन से हमारे स्लो मूविंग आइटम्स है, कौन से फास्ट मूविंग आइटम्स है, कहाँ कस्टमर का फीडबैक बुरा है, कहाँ अच्छा है,
कहाँ पे हमारी रेटिंग्स बेहतर है, कहाँ पे नहीं है, कौन से एरिया में जोग्राफिकली हमारा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद किया जाता है, कहाँ नहीं पसंद किया है। तो ये सारी चीजें डेटा की बेसिस के ऊपर पहले स्ट्रक्चर होती हैं, स्ट्रक्चर होने के बाद एनालाइज होती हैं, उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है और फिर एनालाइज करके उन पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। अगर इतना मुझे बिग डेटा के बारे में पता है और एग्जाम में मेरे पास सवाल आता है कि भाई बताओ एक रेस्टोरेंट को बिग डेटा से कैसे फायदा होगा, जैसे आईसीडब्ल्यू का रिसेंटली मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, हॉटेंटॉट होटल्स। हॉटेंटॉट होटल्स के अंदर वो यही करता है बेसिकली कि आपको एक चार्ट देता है और आपसे कहता है कि बिग डेटा की यूज बताएं होटल इंडस्ट्री में कैसे होगा। तो होटल इंडस्ट्री में बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली वहां पे सारी प्राइसिंग होती ही आपकी डिमांड के ऊपर है। अगर ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा चल रहा है, डिमांड होटल्स की ज्यादा है, कमरे महंगे होंगे। अगर होटल्स की डिमांड इतनी नहीं है एक टाइम पीरियड पे, कमरे महंगे नहीं होंगे। आपने उस आंसर को इस तरीके से डिलीवर करना था। बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन अगर आप देखने जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो 100% टर्म्स में जो है वो डिलीवर हो। लेकिन अगर एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई है तो वो रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग डिलीवर की जा सकती है। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहली चीज हमें ये चाहिए कि हमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ना आता हो, हम अच्छे से उसको पढ़ सके, हमें आदत हो 15-16 पेजेस के क्वेश्चन को पढ़ने की। जरा एमएसए में 3 क्वेश्चन होते हैं, 15-16-17 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है। हमें हमारी रीडिंग एबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा की है एमएसए 2 के अंदर वो ये है कि आप चीजों को एग्जाम में कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। ये ना सोचे कि एग्जामिनर ने अगर ऐसे लिखा है तो शायद इसका मतलब ये होगा। टेक थिंग्स अपेरेंटली जैसे वो हैं वैसे उनको लें। 100 नंबर में से 20-22 नंबर का पोर्शन ऐसा होता है जो एग्जाम हॉल में किसी को नहीं आता। जिसको वो आता होता है वो फिर मेरिट वाली कैटेगरी वाला बच्चा है, वो नॉर्मल हम जैसे आप हमारे जैसे लोग नहीं है वो। तो हम उनको एक्सक्लूड करके मेजोरिटी की बात कर लेते हैं। मेजोरिटी को 20-22 नंबर का पोर्शन नहीं आता है, बाकी 70-80 नंबर का पोर्शन अचीवेबल होता है। वहां से आप रिक्वायर्ड डिटेल्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि एमएसए 2 में वो चीज एनालाइज करने बैठ जाते हैं, सोचने बैठ जाते हैं जो उनको नहीं आती। भाई ये एग्जाम हो रहा है, इट्स नॉट द टाइम कि आप नई चीज सीखें। यहाँ पर जो पता है जो आता है वो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते जाओ। जो चीज पता है उसको करते चले जाओ। मैक्सिमम मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए, आपका आधा पेपर सही होना चाहिए, आधा पेपर सही हो गया आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो कभी भी सजेस्टेड आंसर्स को कंपेयर करना ना छोड़ें, एग्जामिनर कमेंट्स को कंपेयर करना ना छोड़ें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मैंने आज ग्रुप पे एक 12 सवालों का बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट भी भेजा है। जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए इन 12 सवालों को जरूर देख लें। अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे, ड्राफ्टिंग की आदत होगी, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सही सही, थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, शहजाद कहते हैं सर बिग डेटा, ई कॉम, ऑनलाइन बिजनेस। शहजाद तुमने इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर लिए हैं जो पोर्टल पे अवेलेबल है? ये स्ट्रैटेजी वाला एरिया तो मैं सारा कुछ जो है वो अभी रिपीट करवाऊंगा यहाँ पे, अभी हम करने वाले हैं। और किसी को किसी टॉपिक में कोई मसला हो रहा हो, कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे उन्हें इशू हो रहा हो, थोड़ा सा ये हमारे अस्सलाम वालेकुम पास। सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी फैयाज। सर रिकंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक था, लिक्विडेशन इनटू प्रोपोज्ड रिकंस्ट्रक्शन। उसका एक क्वेश्चन था, मून बीन इस तरह कुछ नाम था उसका। ठीक है, सही है। थोड़ा इशू आ रहा था कि वो जो रिकंस्ट्रक्शन की उन्होंने प्रपोजल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से वो टर्न अराउंड करे एक लिक्विडेटेड कंपनी, तो उस पर थोड़ा सा काइंडली कर दें। देखो, अब लिक्विडेशन वाली कंपनी क्या होती है? डूबती नैया होती है, सिंपल, वो डूबती कश्ती होती है। अब अगर एक डूबती हुई कश्ती है तो आप सारे पॉसिबल एवेन्यूज देखेंगे, जो पॉसिबल एवेन्यूज हैं उस कंपनी को बचाने के लिए। एक एडवाइजर की तरह सोचो। एक एडवाइजर कैसे सोचता है, एक डॉक्टर कैसे सोचता है? पेशेंट आया, अगर वो पेशेंट ट्रीटेबल है तो वो पॉसिबल तरीके देखता है कि किस तरह इसको बचाया जा सकता है। वहां पर आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, वहां आप सर्वाइवल के बारे में सोचेंगे। अगर लिक्विडेशन के करीब है तो बैंक आपको डेट नहीं देगा। शेयर होल्डर्स शायद ऑर्डिनरी शेयर्स देने से या ऑर्डिनरी शेयर्स के राइट इशू देने से कतराएं, वो प्रेफरेंस शेयर्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स की लिक्विडेशन में फिर भी थोड़ी पहले बारी आ जाती है। ऑर्डिनरी शेयर्स तो बिल्कुल ही रेसिडुअल कैटेगरी में जाता है ना। तो आपने कंपनी की सिचुएशन को एनालाइज किया, मिसाल के तौर पे आपने एनालाइज किया, आपने देखा यार कंपनी की ये सूरत हाल चल रही है, इतना डेट का स्ट्रक्चर है, ये वो सारी चीजें। सबसे पहला एवेन्यू लिक्विडेशन में ये होता है कि क्या शेयर होल्डर्स कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर शेयर होल्डर्स कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो वो कौन से एवेन्यूज हैं? 3 एवेन्यूज हो सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। सिंपल, ये जो सिंपल डिबेंचर, सिंपल बॉन्ड्स होते हैं वो आपको कोई भी नहीं देगा लिक्विडेशन के टाइम पे, क्योंकि पता है आपने डूब जाना है, ये पैसे रिकवर नहीं होने हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में फिर भी थोड़ा सा अमाउंट जल्दी रिकवर हो जाता है बिफोर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में तब
जो है वो एक बंदा साइन अप करता है जब उसको लगता है कि हाँ यार 4-5 साल में कंपनी के हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं। तो आप वो डिटेल तलाश करें सवाल के अंदर जो एग्जामिनर ने आपको दी है, जहां से रिकवरी पॉसिबल है। अगर उसने फाइनेंसिंग पे कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो देखें क्या पैसे मिल सकते हैं मजीद। फिर अगर उसने बताया कि भाई कंपनी का एग्जिस्टिंग सेटअप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो क्या कोई और शहर, कोई और कंट्री, कोई और जगह की ऐसी डिटेल दी हुई है जहां पे कंपनी अपना बिजनेस शिफ्ट कर सकती है, या अगर ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है तो किसी ग्रोइंग मार्केट में जा सकती है, किसी इमर्जिंग मार्केट में जा सकती है। क्या प्रोडक्ट के कोई मसले बताएं एग्जामिनर ने कि आप उन मसलों को अगर ठीक कर दें तो कंपनी बेहतर हो जाएगी। क्या स्टाफ का कोई इशू है कि अगर स्टाफ को चेंज कर दें तो कंपनी बेहतर हो जाएगी। क्या पैसों का मसला है कि अगर राइट इशू वगैरह कर लें, इक्विटी इशू कर लें तो कंपनी जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्या लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है। अब पाकिस्तान की कंपनी है एसगार्ड 9, उन्होंने लोन रिस्ट्रक्चर करवाया। हेस्कॉल ने अपनी पूरी कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की। बहुत बड़ा फ्रॉड का केस हेस्कॉल में जो है वो निकला था, आप सब इस चीज से जो है वाकिफ होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही बुरा हाल है, जैसे कुछ टाइम पहले FTX की न्यूज आई थी, क्रिप्टो के एक्सचेंज की, बिल्कुल ही बुरा हाल है, बैंकरप्सी फाइल कर दी, तो आप वो पॉसिबल एवेन्यूज देखो जहां से कंपनी को बचाया जा सकता है। अगर कोई पॉसिबल एवेन्यू नहीं है तो फिर आपके पास लिक्विडेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन एग्जामिनर अगर 15, 16, 20 नंबर का एक सवाल आपको दे रहा है और उसके अंदर आपसे कह रहा है कि भाई बताओ कंपनी को लिक्विडेशन में कैसे बचाया जाएगा, तो उसने ऐसे पॉसिबल वेज की हिंट दी होगी सवाल में जिससे कंपनी को बचाया जा सकता है। आपने उसे लिंक करना है, उसका एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाना है और बताना है कि ऐसे कंपनी को बचाया जा सकता है। MSA 2 में, एक मिनट दीजिए, सॉरी, MSA 2 में जो सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है सवालात को करने का, वो ये होता है कि आप उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझो। आपके वालिद की या आपके दादा की कंपनी होती तो आप यहाँ पे क्या स्टेप लेते, लेकिन आपके जहन में फौरन चीजें आएंगी कि अगर ये मेरा बिजनेस होता तो मैं ऐसे 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 इस तरीके से करता, अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाता तो ये फायदा होता। बिजनेस मैनेजमेंट कभी भी दुनिया में पुराने वक्तों में किताबों में नहीं पढ़ा जाता था, वो बिजनेस करके आता था। लेकिन अब ज़ाहिर है हम जो एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड चीजें हैं, थेरीज हैं, वो हम किताबों में पढ़ते हैं ताकि सिचुएशंस में, केस स्टडीज में अप्लाई करके समझ सकें। तो जितनी किस्म की आपने केस स्टडीज की हुई होंगी, जितने तरह के आपने सवालात हैंडल किए हुए होंगे, ये दिमाग चलना शुरू होगा और ये चीजें जहन में आना शुरू होंगी। क्लियर होता है फैयाज? थोड़ा बहुत आपको आई गेस इससे हेल्प हुई हो। जी सर, हाँ, हो गया क्लियर, थैंक यू सो मच। राव कहते हैं सर ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और थर्ड वे आउट कौन सा था? यार एक वे आउट होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का कि भाई आज डेट दे दो, ये 4-5 साल बाद आप इक्विटी में कन्वर्ट करा लेना अगर आपका दिल करे, नहीं कन्वर्ट कराना तो कैश रिडेम्पशन लेके चले आना। कन्वर्टेबल डेट की बात कर रहा हूं। और कोई जिसे स्पेसिफिकली किसी चैप्टर में मसला होता हो, एनीवन? किसी चैप्टर में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट? अच्छा सर, एक नया टॉपिक ऐड हुआ था परफॉर्मेंस पिरामिड का ना, तो वो काइंडली इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। परफॉर्मेंस पिरामिड को, हाँ सही है। हाँ जी। परफॉर्मेंस पिरामिड के मैं तुम्हें सिंपल सिनेरियो बताता हूँ। देखो कल ही मैंने ये CFAP 3 के उसमें एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर शायद उसका यहीं पर शायद परफॉर्मेंस पिरामिड बना हुआ होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा परफॉर्मेंस पिरामिड। वन नोट कभी कभी बेचारा, एक मिनट रुकिएगा, हैंग कर रहा है। देखिए परफॉर्मेंस पिरामिड का आइडिया ये है, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कभी भी आप बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, अगर प्लानिंग इन द सेंस कि आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनती है, कंपनी 10-15 साल 20 साल में कहाँ पहुंचना है, तो मुझे बताओ वो टॉप टू बॉटम बनती है या बॉटम टू टॉप बनती है? आप टॉप लेवल स्ट्रैटेजी बना के बिल्कुल ग्राउंड लेवल की प्लानिंग करते हैं, या ग्राउंड लेवल की प्लानिंग करके फिर टॉप लेवल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं? सर टॉप टू डाउन। टॉप टू बॉटम जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हाँ हैं भाई जी। कंपनी को 15-20 साल में कहाँ पहुंचाना है, कौन से वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करना है। अच्छा उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को क्या अचीव करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में मैनेजर्स को क्या अचीव करना पड़ेगा, मैनेजर्स के नीचे लेबर और टेक्निकल फोर्स और ये जो ऑपरेशनल स्टाफ है इन्होंने क्या अचीव करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अचीवमेंट्स को रिव्यू करते हैं, रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं, तो टॉप टू डाउन करते हैं या बॉटम टू टॉप करते हैं? मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैंने जो है वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी है और एक डिग्री करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में CA करना है, CA करने के लिए इदारे में एडमिशन लेना है, शुरू के 2 साल ऐसे गुजारने हैं, 4 साल आर्टिकल्स के साथ
8 पेपर जो है वो क्लियर करने हैं, उसके लिए मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ये मेरा पढ़ाई का टाइम होगा, ये मेरा दूसरा टाइम होगा, पूरी आप एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं ना। लेकिन जब गोल्स को अचीव करना शुरू करते हैं तो पहले बॉटम के गोल्स अचीव होते हैं या पहले ऊपर के, यानी पहले आप नौकरी ढूंढेंगे किसी बड़ी कंपनी में या पहले आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे सीए करने के लिए? बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप। प्लानिंग टॉप टू बॉटम होती है और अचीवमेंट बॉटम टू टॉप होती है। आप नीचे से ग्राउंड लेवल से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस पिरामिड ये कहता है भाई कि परफॉर्मेंस कभी भी कॉर्पोरेट विजन के लेवल पे नहीं, हमेशा ग्राउंड लेवल से शुरू होती है, हमेशा यहां से शुरू होती है। क्वालिटी मेंटेन कर लो, डिलीवरी टाइम पे कर लो, तुम्हारा कस्टमर खुश हो जाएगा। ये देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इसने ऊपर रखा है, क्वालिटी डिलीवरी को नीचे। इसने कहा आपका फोकस यहां होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट की सही है, डिलीवरी वक्त पे हो रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। ये एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, नीचे देखें यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है, और ऑपरेशंस का पार्ट है दोनों। क्वालिटी सारा प्रोडक्शन से डिपेंड करता है, डिलीवरी सारी लॉजिस्टिक्स से डिपेंड करती है, सप्लाई चेन है पूरी है आपकी। एट द सेम टाइम ऑपरेशंस में वो कहता है साइकिल टाइम, कितनी देर में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना जल्दी आप इन्वेंट्री को बेच देते हैं, कितना टाइम वो शेल्फ पे पड़ी रहती है, कितनी जल्दी सेल आउट हो जाती है, ये साइकिल टाइम है आपका। और दूसरा वेस्टेज, ये इंटरनल पर्सपेक्टिव है, मैं जल्दी प्रोड्यूस करूंगा, जल्दी इन्वेंट्री को बेच दूंगा, जल्दी चीजें निकल जाएंगी, मेरा साइकिल टाइम कम होगा, वेस्टेज कम होगा, मेरे पैसे कम लगेंगे। जब आपकी प्रोडक्शन जल्दी होगी और आप इन्वेंट्री जल्दी जल्दी बेचेंगे और आपका वेस्टेज कम से कम होगा तो आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे इस काम के अंदर, ये प्रोडक्टिविटी है। इन दोनों के बीच में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमर सेटिस्फाइड है, आप प्रोडक्टिव हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आप वक्त के साथ जमाने के साथ चेंज हो रहे हैं, अपनी लर्निंग को अपग्रेड कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आ रहे हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है आप वैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं कि कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, आप प्रोडक्टिव भी हैं, वेस्टेज वगैरह भी नहीं हो रही, काम भी जल्दी कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो मार्केट का शेयर भी आपके पास होता है, यानी ज्यादा लोग भी आपके पास होते हैं और आपके फाइनेंशियल्स भी हेल्दी होते हैं, आपके फाइनेंशियल्स भी हेल्दी होते हैं। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आप अपना कॉर्पोरेट विजन जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस पिरामिड और कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस पिरामिड ये कहता है कि भाई नीचे से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना शुरू करो, ग्राउंड लेवल पे अपने मसाइल को हल करो, टॉप लेवल पे खुद ही पहुंच जाओगे। ग्राउंड लेवल पे 4 चीजों को हल करो, क्या क्या? आपकी क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्टेज। ये 4 चीजें ठीक हो गई, टॉप टू बॉटम आप जो है वो आराम से चले जाएंगे। मैंने अभी 2 दिन कल और परसों एसपीएम की वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट की है, यूट्यूब के ऊपर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसकी पूरी अपलोडेड है। उसमें ई मार्केटिंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस पिरामिड, बेंचमार्किंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पूरी 2 दिन की वो वर्कशॉप थी, डिटेल में करवाया हुआ है। आप उनको लेक्चर्स को सुन सकते हैं, बिल्कुल बेसिक आपको उसमें मिल जाएगा। MSc 2 में तो इतना बेसिक नहीं होता, पूरा बेसिक मिल जाएगा। ठीक है। मोहम्मद फैजान कहते हैं सर बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स के बारे में बता दें। फैजान मुझे एक बात बताओ, घर से निकलते हुए बारिश के मौसम में वेदर चेक करते हो? जी भाई, घर से निकलते वक्त बारिश के मौसम में क्या आप वेदर चेक करते हैं? बिल्कुल सर, हम वेदर चेक करते हैं। अगर बारिश का मौसम है हम वेदर की अपडेट चेक करेंगे, बारिश की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, उसकी बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ये क्या है? ये एक डेटा पॉइंट है। आपने एक डेटा पॉइंट की बेसिस के ऊपर एक डिसीजन लिया है, एक डेटा पॉइंट की बेसिस के ऊपर आपने एक डिसीजन लिया है। बिग डेटा का मतलब है जब आप एक बिजनेस चला रहे होते हैं, आपके प्रोडक्ट के हवाले से आज सोशल मीडिया के दौर में इतना डेटा आ रहा है, इतनी वैरायटी में, इतने वॉल्यूम में, इतनी तेज वेलोसिटी में आ रहा है कि आप उस सारे डेटा को अगर एक जगह पे स्ट्रक्चर कर लो, उसे प्रॉपर चार्ट्स की फॉर्म में ले आओ, एनालाइज कर लो, इंटरप्रेट कर लो, तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक आप समझ लें कि FMCG सेक्टर की कोई कंपनी है या एक ई कॉमर्स सेटअप है, ऑनलाइन ई कॉमर्स सेटअप है। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स सेटअप, सारे लोग इनकी वेबसाइट्स पे आते हैं, ये वेबसाइट्स पे आने वाले लोगों का डेटा कैप्चर करते हैं, फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, एड्स के ऊपर रिएक्ट करने वाले लोगों का डेटा कैप्चर करते हैं, ये ईमेल्स लोगों की कलेक्ट कर लेते हैं। फ्री अकाउंट बनाने के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप फ्री अकाउंट बना रहे हैं, अब लोगों की ईमेल्स आ गई, उनके नंबर्स आ गए इनके पास, उनकी बेसिक डिटेल्स आ गई, अब ये फेसबुक पे उनको एड्स दिखा सकते हैं। ये अपने सेल्स का पैटर्न निकालेंगे, सेल्स का पैटर्न निकाल के एनालाइज करेंगे कि यार साल के कौन से वक्त कौन सी प्रोडक्ट हमारी सबसे ज्यादा डिमांड में होती है, कस्टमर वेबसाइट पे आता है कहाँ आके वो बाहर निकल जाता है, कौन से लैंडिंग पेज पे वो कितना रुकता है,
कहाँ वो क्लिक करता है, किधर आके वो ऐड टू कार्ट करता है और कौन से ऑप्शन पे वो बाहर निकल जाता है। आपको एग्जैक्ट पेन पॉइंट पता चलेगा। प्रोडक्ट का फीचर पेन पॉइंट है, इमेज क्वालिटी पेन पॉइंट है, प्राइसिंग पेन पॉइंट है, या वेबसाइट हैंग कर रही है, क्या मसला है यहाँ पर। फिर आप उनके बाइंग बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने आपकी वेबसाइट यूज करके गाड़ी खरीदी, अब आप टारगेटेड ऐड चलाओगे, वो गाड़ी खरीद चुका है, अब आप उसको सर्विस का ऐड दिखाओ कि जी गाड़ी की सर्विस करवाएं, आके गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं, गाड़ी की चेकिंग करवाएं। वो ये करवा चुका है, उसकी गाड़ी को 2-1 साल हो गए, अब आप नए टायर्स का ऐड दिखाओ, अब आप नए स्पेयर पार्ट्स का ऐड दिखाओ। ये वाली चीज हो गई है, 4-5 साल हो गए, अब आप गाड़ी बदलने का ऐड दिखाओ कि जी गाड़ी अपग्रेड करें अपनी। तो आप एग्जैक्टली अपने कस्टमर को स्टडी करके, उसके डेटा को एनालाइज करके टारगेटेड प्रमोशन, टारगेटेड एड्स चलाते हैं। इसको बिग डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। आज सोशल मीडिया पे किसी रेस्टोरेंट को अगर देखना है कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा इज अवेलेबल। बहुत डेटा सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, बहुत डेटा गूगल वगैरह आपको प्रोवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ कीवर्ड्स एंड ये सारी चीजें। गूगल मैप इज ऑल्सो रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। बिल्कुल सही कह रहे हो नासिर। तो बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आज करना शुरू हुए हैं, ये रूए जमीन पे बहुत पहले से किया जा रहा है। हमेशा हम डेटा पॉइंट्स को देखते थे, उसकी बेसिस पे फैसला करते थे। हमेशा डेटा पॉइंट्स को देख के फैसला किया जाता था। एक जमाना था, आप याद करें, जब जुमे की नमाज से लोग पढ़ के निकलते थे तो पैम्फलेट्स बांटे जाते थे। भाई ये डेटा पॉइंट है कि जुमे की नमाज में रश होता है। ये एक डेटा पॉइंट है कि जुमे की नमाज में बहुत सारे लोग होते हैं और वो बाहर एक वक्त पे निकल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो 2 फर्ज मुकम्मल होते हैं, एक बच्चे को दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं मस्जिद की, वो सबको पैम्फलेट्स जो है वो दे रहा होता है। वो मोहल्ले में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, या कोई ट्यूशन सेंटर खुला है, या कोई नया लैब खुला है, या कोई नया हॉस्पिटल खुला है, उसके पैम्फलेट आपको मिल रहे होंगे। कोई नया रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लगा है, उसके पैम्फलेट मिल रहे होंगे। ये क्या है? डेटा पॉइंट है। इट्स अ डेटा पॉइंट के जुम्मे वाले दिन इतने बजे इतने सारे लोग इस जगह से गुजरते हैं। यही इसी तरह की छोटी छोटी चीजें जब बहुत बड़ी वैरायटी में, बहुत बड़े वॉल्यूम में, बहुत सारी बहुत तेज वेलोसिटी में जमा हो जाए, इसको बिग डेटा कहते हैं। आज लोगों को गाड़ियों में क्या पसंद है नहीं है, इस पर सोशल मीडिया पे बहुत डेटा है। आज लोग किसी पर्टिकुलर फिल्म के बारे में क्या व्यू रखते हैं, इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत डेटा है। आप बहुत तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी टारगेट मार्केट कहाँ जा रही है, और लोगों की क्या पसंद है क्या नापसंद है, कौन सा वो सेगमेंट है जिसको किसी ने टारगेट नहीं किया हुआ। वो मार्केट सेगमेंटेशन वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाता है इसके अंदर। क्या ये बात समझ आती है? कैन वी स्किप क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल स्ट्रैटेजी टॉपिक? डिजिटल स्ट्रैटेजी तो ना छोड़ें, उसमें डिजिटल मार्केटिंग वो सारी चीज आ जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी पे स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज इस तरह से जो है वो एग्जामिन होगी। तो क्रिप्टो करेंसी बहरहाल रहने दें, लेकिन डिजिटल स्ट्रैटेजी जो है वो जरूर देख लें। और कोई सवाल किसी का, कहीं और आपको मसला होता हो? एनीवन? हरीम कहते हैं, सर स्मॉल क्वेश्चन अबाउट सीओसीजी, is there a clear difference between non-executive and independent directors? I think it's confused during the last paper attempt. भाई देखो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जिसको लॉ इंडिपेंडेंट बोले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन जो है वो है, उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पर अगर एक शख्स पूरा नहीं उतरता तो फिर ये देखा जाएगा कि वो क्या कंपनी के लिए जॉब कर रहा है अलॉन्ग विद डायरेक्टर, जैसे सीईओ करता है, जैसे दूसरे डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स, ये लोग करते हैं। अगर जॉब कर रहा है और बीओडी पे भी है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाएगा। अगर वो जॉब नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट की भी डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाएगा। आपके बोर्ड के ऊपर 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, तमाम तरह का एक्सपीरियंस, कमेटीज, ये सारी चीज आपको सीसीजी बताता है। 2 पेज का सीसीजी है, 2-3 दफा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में साथ ले जा सकते हैं। सीसीजी का सवाल है, बोर्ड की कॉम्पोजिशन खोलें, देखें कॉम्पोजिशन यहाँ क्या लिखी हुई है और सवाल में क्या है, गलतियां बता दें कहाँ पे कंपनी गलत है। राव कहते हैं, सर बिग डेटा का आंसर करते हुए 3 V's को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, या जनरल पॉइंट्स और लैंग्वेज में बता देंगे? ये जनरल पॉइंट्स क्या होता है? जनरल पॉइंट्स कुछ नहीं होता है। एग्जाम में देखो सिनेरियो क्या है, होटल की बात हो रही है, करियाने की दुकान की बात हो रही है, मोबाइल बेचने वाले की बात हो रही है, एफएमसीजी की बात हो रही है, कोई मोजे बेच रहा है, कि किस चीज की बात हो रही है, क्या कर रही है कंपनी। बिग डेटा को उससे लिंक करो, उनको बताओ कि जी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा और जूते देखेगा तो आपको उसका बाइंग बिहेवियर पता चलेगा, आपको उसका बाइंग पैटर्न पता चलेगा, आपके पास बहुत वैरायटी में कस्टमर्स का डेटा जमा हो जाएगा। फिर आप उनके लिए जो है वो सेल लगा सकते हैं, विंटर क्लियरेंस, समर क्लियरेंस स्कीम्स चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन से साल का टाइम होता है जब इनके पास परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, वो जो टिपिकली बोनस मिलने वाला जून और दिसंबर वाला टाइम होता है। तो इस तरह की चीजें बहरहाल आप लिंक कर सकते हैं। सर इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंशन थियरीज, रेफरेंसेस एंड आंसर्स टू? नहीं, किसी किस्म के मॉडल थियरी का नाम लेने की जरूरत नहीं है।
जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वो बताएं। इरफानुल्लाह कहते हैं सर व्हाट अबाउट प्रूडेंशियल रेगुलेशन एज इट इज। यार इन्होंने वो सिलेबस में लिख दिया है, लेकिन वो बिल्कुल ही मतलब कोई फजूल सा एडिशन है, ना कभी जिंदगी में पूछा, ना उसकी कोई रेलेवेंस बनती है मैनेजमेंट के साथ। आई डोंट नो व्हाई दे हैव इंक्लूडेड दैट, लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंस में आता है। अगर आप साथ में कैरी करके लेके जा सकते हैं तो लेके जाएं। ना कभी हिस्ट्री में पूछा है, ना उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? फयाज, मैंने थिन टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट और थिन कैपिटलाइजेशन, यार वो एरियाज हैं जो थोड़ा सा अपनी एक लेस प्रोबेबिलिटी रखते हैं टेस्टिंग के एतबार से। अगर मैं देखूं ना, MSc2 मैनेजमेंट का पेपर है, टैक्स प्लानिंग का पेपर है, तो वहां पे ग्रुप टैक्सेशन, ग्रुप रिलीफ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, मिनिमम टैक्स, लॉसेस की जो है वो ट्रीटमेंट के लॉसेस किस तरीके से ट्रीट होंगे, ये बहरहाल काफी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे थिन कैपिटलाइजेशन अगर कवर करना होगा तो हम आज कवर कर लेंगे। वैसे मैंने टैक्स के ऊपर पूरा एक सेशन करवाया था, वो पोर्टल पे पड़ा हुआ भी है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लास्ट टाइम वाला जून वाला खोलोगे उसमें थिन कैपिटलाइजेशन आ रहा है, दिसंबर वाला खोलोगे उसमें सारी इस दफा की चीजें आ रही हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज रेयर फॉर एग्जाम, हाँ बहुत बहुत रिमोट लगता है, बहुत रिमोट लगता है। लेकिन बहरहाल टेस्ट तो ICAP अब इसमें तो बिल्कुल खुला हो गया ना, मैनेजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड वो कोई भी चीज पूछ सकता है, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, वर्किंग कैपिटल हो, कोई भी इस तरह की चीज पूछी जा सकती है। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन होती हो कोई? अहमद कहते हैं सर एनी चांस फॉर अ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव हेजिंग क्वेश्चन लाइक BFD। यार हेजिंग के ऊपर कोई 50 नंबर का सवाल नहीं आएगा। हेजिंग मैक्सिमम अगर टेस्ट हुआ तो 8 से 10 नंबर के लिए होगा। उसके अंदर क्या होता है टिपिकली? फॉरवर्ड फ्यूचर्स, मनी मार्केट हेज, स्वैप, ऑप्शंस, ये 5 चीजें हैं। फॉरवर्ड फ्यूचर्स, मनी मार्केट हेज, ऑप्शंस और आपका स्वैप, ये 5 चीजें हैं पर्टिकुलरली। इन 5 चीजों के लेक्चर्स मैंने रिवाइज करवा के बाकायदा पोर्टल के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं, आप आराम से उनको रिवाइज करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सवालात भी करवाए हुए हैं, इससे वहां से भी रिवाइज हो जाएगा। ड्यू डिलिजेंस या एश्योरेंस प्रोसीजर्स नहीं, ये MSA 1 है। एश्योरेंस के प्रोसीजर्स और ड्यू डिलिजेंस इज MSA 1। आपको कंफ्यूजन इसलिए हुई है क्योंकि ICW दोनों मिला के पूछता है, वो रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट भी पूछता है, वो ड्यू डिलिजेंस भी पूछता है, वो एश्योरेंस की बातें भी पूछता है, तो वो ICW की वजह से वो एंगल इस तरह से हुआ है। Sir, could you suggest some questions on application of big data on CRM and data analytics? अच्छा यहीं पे रुको, मैं आपके WhatsApp ग्रुप पे एक हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ। कैप्लन की ये वो है SBL की किट है। SBL की किट में बिग डेटा की हेडिंग के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने पोर्टल पे कोई 10-12 सवाल कराए हैं बिग डेटा पे, उसके अलावा उसके अंदर सवाल आते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसमें से जो है वो बिग डेटा की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिएगा, मैंने आप लोगों के साथ कैप्लन का एक PDF फाइल शेयर की है, वो बेसिकली इसका किट है। 10-12 सवाल मैंने बिग डेटा के ऊपर करवाए हुए हैं, उसके अलावा मजीद सवाल उसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा जी, और क्या सवाल आया हुआ है हमारे पास? फैजान कहते हैं सर राइटिंग में इशू होता है, समझ नहीं आता कि लिखना क्या है, स्टक पोजीशन हो जाती है। कितने सवाल प्रैक्टिस किए हैं फैजान तुमने अभी तक? राव कहते हैं सर ड्राफ्टिंग पैटर्न इंप्रूव करवा दें, हाउ टू रीड द क्वेश्चन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलो मैं इस पे बात करता हूँ अभी। नहीं ये कम है फैजान, मजीद क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। हेजिंग ऑफ करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट हेजिंग बोथ, हाँ दोनों दोनों इंक्लूडेड है आपके एम्बेट में, दोनों इंक्लूडेड है। सर विल बी मेंशनिंग आफ्टर द एंड, मैंने ग्रुप पे शेयर कर लिए हैं बेंचमार्क क्वेश्चंस, बाकायदा एक फोटो शेयर की है, उसमें बेंचमार्क क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी ने भी बेंचमार्क क्वेश्चंस के बारे में पूछा है तो मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं। ICAP वर्कबुक, यार मैंने ICAP के उसमें 5 सवाल ICAP के भी इंक्लूडेड है, 12 में से तकरीबन 4 या 5 ICAP के भी हैं। वर्कबुक के 5 सवाल मैंने पोर्टल पे करवाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वर्कबुक के सवाल का डिफिकल्टी लेवल छोटा है, ये मैं बता दूं। वर्कबुक के सवाल का वो डिफिकल्टी लेवल नहीं है जो नॉर्मली ICAP के सवाल का होता है। ठीक है, वो एक आध दफा 2019 में उन्होंने पूछ लिया, उसके अलावा कभी भी नहीं पूछा। अच्छा जी, अब एग्जाम अटेम्प्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करें, उसकी बात कर लेते हैं। देखें, ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको मुझे बताना अगर मैं गलत कह रहा हूँ,
MSc 2 में जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो आपको लिखना मना तो नहीं होता ना, देयर इज नो सेपरेट रीडिंग टाइम, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसी वक्त रीड करके अपने पॉइंटर्स जो है वो बना सकते हैं। सही। एक तरीका यहाँ पर ये होता है बड़ा अच्छा और बड़ा इफेक्टिव तरीका, कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आने के बाद आपने देखा रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने देखा अच्छा उसने BCG मैट्रिक्स पूछा है, अच्छा उसने एक जगह वैल्यूएशन पूछा है, अच्छा इससे बिग डेटा पूछा है, ई मार्केटिंग पूछा है, परफॉर्मेंस पिरामिड पूछा है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, आपको अंदाजा होगा कि यार ये जो क्वेश्चन 2 है ना, इसकी 4 में से 3 रिक्वायरमेंट्स मुझे बड़ी पक्की आती हैं, और क्वेश्चन 2 मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बड़ा इजी तरीका होता है, आप सबसे पहले इजीएस्ट पार्ट उठाएं। ये जंग का भी उसूल होता है, कॉन्कर द इजियर पार्ट फर्स्ट। मैं 2015 से CA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हर किसी को यही बात कही है मैंने, कॉन्कर द इजियर पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले देखो आपको सबसे इजी कौन सा लग रहा है। क्वेश्चन 1 को आपने हल्का फुल्का स्किम किया, ये एफिशिएंट प्रोसेस है। अब आप पूरे पूरे तीनों पढ़ेंगे, आपको घबराहट भी होगी, कोई चीज बीच में समझ में नहीं आएगी, रिक्वायरमेंट देखेंगे आपको ऐसा करो तो मुझे नहीं आता, तो क्या हुआ आपको नहीं आता, तो 20-25 नंबर का पेपर तो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में किसी को नहीं आता। हर कोई कुछ अच्छा करके आया है, कुछ बुरा करके आया है, किसी को भी 100% पेपर नहीं आता। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने तीनों सवालों की रिक्वायरमेंट्स देखी, आपको आइडिया हुआ यार इसने ये 6 बातें पूछी है यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 पूछी है, यहाँ पे 4 पूछी है, ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे लग रहा है मुझे रिक्वायरमेंट्स आती हैं, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। आपने अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उसको रीड करना शुरू किया। आपके हाथ में एक पेंसिल है, आपके हाथ में आपकी आंसर शीट है, आपने आंसर शीट का बिल्कुल बैक वाला पेज खोला, छोटी छोटी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है ना, वो आपने छोटा छोटा पेंसिल से लिख दिया। कितनी दफा क्लास में सवाल करवाते वक्त मैंने भी ये किया है कि जब मैं आपके साथ क्वेश्चन रीड कर रहा होता हूँ, शुरू में करवाने के रीड कर रहा होता हूँ, मैं एक हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेता हूँ, या छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको बराबर में राइट पे लिख लेता हूँ। क्लास में करवाते हुए भी मेरी आदत रही है, 1-2 दफा मैंने किया होगा। तो आपने छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स इस तरह से निकाल के जो है वो अपने पास लिख लेने हैं। कई बार उसने कोई पॉइंटर बताया तो आपने कंपनी का एक ब्रेनस्टॉर्म का बबल बनाया, एरो 1, एरो 2, एरो 3, एरो 4, आपने 6 बातें जो जरूरी थी वो वहां पे लिख ली। इससे हो गई आपकी सॉर्ट ऑफ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कि उसने कितनी बातें बताई हैं, किस तरह बताई हैं। अब आए रिक्वायरमेंट्स पे, आपने रिक्वायरमेंट्स देखी, आपको लगा यार ये वाली रिक्वायरमेंट बड़ी समझ में आ रही है, इसको मैं पहले कर सकता हूँ। आपने वो रेलिवेंट अपेंडिक्स खोला, उसको एक दफा फिर डिटेल में पढ़ा, और अब आपने उसकी रिक्वायरमेंट का आंसर देना जो है वो शुरू किया। फिर आपने दूसरी रिक्वायरमेंट देखी, उसका अपेंडिक्स खोला, उसको दोबारा से डिटेल में पढ़ा, और आपने अपना आंसर लिखना शुरू किया। आप इसे बिट्स एंड पीसेस में अटेम्प्ट करें, कभी भी ये नहीं सोचे कि आप 25 नंबर का सवाल एक साथ अटेम्प्ट करना जा रहे हैं, नहीं। आप रेलेवेंस पूरे सिनेरियो की बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंस पूरे सिनेरियो की बनेगी, लेकिन अटेम्प्ट तो रिक्वायरमेंट वाइज होगा ना, उसे रिक्वायरमेंट्स में तोड़ दें। ये कंफ्यूज ना हो कि एक रिक्वायरमेंट आपने गलत की तो दूसरे के मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई आपने अगर कैलकुलेशन ठीक कर ली और इंटरप्रिटेशन गलत हुई तो कैलकुलेशन के मार्क्स मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन के नहीं मिलेंगे। इस हद तक ब्रेक डाउन होता है आपके मार्क्स के एलोकेशन का, कि जो जो चीज सही की है उसके मार्क्स आपको जो है वो बेसिकली मिलने चाहिए। सबसे पहले आपने इजियर पार्ट जो है वो पिक करना है। अगर किसी को ये मसला हो रहा है कि सर मुझे पेन उठा के लिखना ही नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने घर पे ड्राफ्टिंग नहीं की है, आपने 18 से 20 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस अच्छे से नहीं किए हैं। अगर आप 6-7 क्वेश्चंस करके समझ रहे हैं कि आप एग्जाम में जाके लिखना शुरू कर देंगे, तो नहीं, आप एग्जाम में भी प्रैक्टिस ही करेंगे। आप प्रिपेयर्ड नहीं गए एग्जाम में, सेमी प्रिपेयर्ड गए। वहां जाके सीखेंगे कि इस तरह के शॉट को कैसे खेलना चाहिए, वहां जाके सीखेंगे कि ऐसी कवर ड्राइव को किस तरीके से जो है मैनेज करना चाहिए। ये सब चीजें वहां जाके सीखेंगे आप। तो सीखने से बेहतर है घर पे सीख के चले जाएं, घर पे ज्यादा से ज्यादा सवाल करके चले जाएं, अटेम्प्ट करके चले जाएं। हमारा ये होता है हम आधा सवाल करते हैं, थक जाते हैं, फिर सोल्यूशन देख लेते हैं, दिल में सोचते हैं मैं भी होता तो यही लिखता। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप होते तो आप ये नहीं लिखते, अगर लिखना होता तो आप लिख चुके होते। आपने बीच में से छोड़ा क्यों सवाल को? इसका मतलब एग्जाम में आपके पास छोड़ने का ऑप्शन होगा नहीं। फिर क्या करेंगे, बोंगियां मारेंगे, ऑल यू नो अप्रोच पे चीजें लिखना शुरू कर देंगे, जो आता है लिखी जाओ लिखी जाओ लिखी जाओ। ऐसे नहीं होता, स्पेसिफिक बात करनी होती है, सिनेरियो के हिसाब से करनी होती है। जनरल पॉइंट्स जैसी कोई चीज नहीं है MSc 2 के अंदर कि मैंने जनरल बातें लिख दी। अरे जनरल बात का क्या मतलब है, जनरल बात का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरी शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाती है। अब डॉक्टर उसको बताना शुरू करता है कि देखें डायबिटीज की 2 टाइप होती हैं, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 2 के अंदर ग्लूकोज ऊपर भी जा सकती है, ग्लूकोज नीचे भी जा सकती है। इसमें आपको कार्ब्स कम लेने होते हैं, दवाई टाइम। मरीज बोलेगा भाई मेरी स्पेसिफिक बात करो ना,
मैं डायबिटीज क्या है ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरा इलाज क्या है। हमारे पास सवाल में आता है बीसीजी मैट्रिक्स, हम बीसीजी मैट्रिक्स समझाने लग जाते हैं कि देखिए इसमें 4 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार का ये मतलब, अरे भाई वो नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है उसका प्रोडक्ट कहाँ फॉल करेगा, उसके प्रोडक्ट पे फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि आप समझाने बैठ गए उस टॉपिक को। ही इज नॉट आस्किंग यू व्हाट द टॉपिक इज। वो एसपीएम में टेस्ट हो गया, या बीएमएस जो आपके जमाने में था, वो टेस्ट हो गया वहां पर, बीएमएस में एसपीएम में वो टेस्ट हो गई चीज। अब आपसे वो स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है, आप स्पेसिफिक बताएं कि इस सवाल में, इस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, मसाइल क्या है यहाँ पे कंपनी के, वो कैसे सॉल्व होंगे। फिर आप कंक्लूजन दें, रिकमेंडेशन दें, अपने सजेशंस दें, जो चीज वो पूछ रहा है वो बताएं। अगर वो कह रहा है इवैल्यूएट, तो सिर्फ बता दो कि भाई नजर क्या आ रहा है, तुम्हारा एनालिसिस क्या है चीजों को लेके। अगर वो कह रहा है आइडेंटिफाई, तो सिर्फ लिस्ट कर दो। अगर वो कह रहा है डिस्कस, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताओ। अगर वो कह रहा है जस्टिफाई, तो फिर एक कोई एक स्टांस को सपोर्ट करो, जो स्टांस तुम्हारा हेलो तुम्हें लग रहा है। ये बहरहाल जो है वो आपकी अप्रोच सारे एग्जाम को लेके और पेपर को लेके जो है वो होनी चाहिए। सही, ये आपकी अप्रोच यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए। अब ओवरऑल पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स करते क्या है, वो टॉपिक की थ्योरेटिकल बातों में चले जाते हैं। थ्योरी आपसे नहीं पूछी जा रही है, आपसे वो पिन पॉइंट पूछ रहा है कि बिग डेटा कंपनी को कैसे फायदा देगा। तो आप उसको बैठ के ये नहीं समझाएं कि बिग डेटा के अंदर वैरायटी का मतलब क्या होता है, या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जनरल पॉइंट्स इसको कहते हैं। व्हाई दिस हैज टू बी जनरल, समथिंग जनरल क्यों होगी जनरल। उसने पूरा सिनेरियो लिख के दे दिया यार, 4 पेज पे उसने क्वेश्चन छाप के दिया है पूरा तुम्हें, 3 उसके अपेंडिक्स हैं, एक उसका बैकग्राउंड है, और आप नीचे उसको समझाने बैठ जाएंगे जी। बिल्कुल वो मरीज और डॉक्टर वाली बात, मरीज आके कह रहा है सर मेरा मसला ये, मेरी शुगर लो हो जाती है, अप साइड पे ठीक है, डाउन साइड पे गलत हो रही है। तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि ठीक है भाई आप अपनी मेडिकेशन का टाइम बदल लें, जब आप हैवी डाइट लेते हैं तब आप मेडिसिन लें, जब आप बहुत सिंपल सी डाइट लेते हैं आप मेडिसिन ना लें, आपकी शुगर लो नहीं होगी। ये इसका स्पेसिफिक जवाब है। अब डॉक्टर लंबी करने बैठ जाएगी जी डायबिटीज की 2 टाइप्स होती हैं, इसके कॉजेज ये होते हैं, इसके सिम्टम्स ये होते हैं, तो एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं देगा इस बात के ऊपर, ना वो मरीज डॉक्टर को अप्रिशिएट करेगा। तो देयर इज नथिंग लाइक जनरल इन द एग्जाम। स्पेसिफिक बात करो, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, कंपनी को ये करना चाहिए, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये मसला है, कंपनी को ये चीज ठीक करनी चाहिए, लाइक एन एडवाइजर। अब मेरे पास अगर कोई बंदा आता है कहता है जी मैंने डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मैं उसे स्पेसिफिकली डिविडेंड की कंपनी के बारे में बताता हूँ। मैं उसे ये नहीं बताता कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे अकाउंट खुलता है, ऐसे फॉर्म भरते, जब तक वो पूछे नहीं। अगर पूछ रहा है तो ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका आपका ये होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक बात करें। हम थियरी को एक तो लिखना पसंद नहीं करते, अकाउंटिंग के 100 सवाल करते हैं तो हमें कंसोलिडेशन करना आती है, थियरी के 100 सवाल नहीं करते। थियरी के 6 सवाल करके हमें ऐसा होता है यार हम लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, हम माइकल पोर्टर क्यों नहीं है, माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस दे दिया, हम कोई 10 फोर्सेस जैसी चीज क्यों नहीं लिख सकते। उन्होंने डायमंड दे दिया, हम क्यों दूसरा कोई डायमंड जो है वो यहाँ पे नहीं दे सकते। भाई आपने 6 सवाल प्रैक्टिस किए, 6 महीने की एवरेज पे 1 महीने का एक बनता है, महीने का एक सवाल किया है आपने, एंड नाउ यू एक्सपेक्ट कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक बिजनेस एडवाइजर एग्जाम में बन जाएंगे। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। 20 से 22 केस स्टडीज आपने की हुई हो अलग अलग डोमेन्स में। 2 केस स्टडीज मिसाल के तौर पे आपने वैल्यूएशन की कर ली, 2 केस स्टडीज आपने मर्जर एक्विजिशन की कर ली, 2 केस स्टडीज आपने कर ली जिसमें वर्किंग कैपिटल का जिक्र है, 2 कर ली इसमें रिस्क मैनेजमेंट का जिक्र है, 2 कर ली इसमें 5 फोर्सेस आ रहा है, 2 कर ली इसमें जो है वो पेस्टल एनालिसिस आ रहा है, 2 कर ली इसके अंदर बीसीजी मैट्रिक्स का जिक्र हुआ है, 2 कर ली इसमें बिग डेटा और ई मार्केटिंग आ रहा है, 2 इस तरीके से आपने वर्सेटाइल तौर पर उसको जो है वो कवर कर लिया। फिर एग्जाम में आप रीडिंग करने जाएं, पहले उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको रीड करें, उसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स पेंसिल से या पेन से पेपर के बिल्कुल लास्ट पर्चे के ऊपर एक रफ वर्क के तौर पे कर लें, पूरा सवाल ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा कि बात क्या हो रही है। फिर रिक्वायरमेंट पिक करें, अपेंडिक्स को डिटेल में पढ़ें और उसको लिखना शुरू करें, और जो मसला वो पूछ रहा है उस मसले पे बात करें, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। ऑल यू राइट ऑल यू नो अप्रोच पे चीजें लिखना मत शुरू कर देना। समझ में आती है बात? और कोई जिसका इसके हवाले से कोई सवाल हो? एनीवन? राव कहते हैं सर फॉर नाउ इज इट सफिशिएंट इफ वी प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस सजेस्टेड इन ग्रुप। देखो एक दफा आपने सब कुछ कवर किया हुआ हो, ये बेंचमार्क क्वेश्चंस रिवीजन के लिए होते हैं कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ये फर्स्ट हैंड प्रिपरेशन के लिए नहीं होते हैं। प्रिपरेशन का तरीका तो ये है कि आप बीएफडी के कॉन्सेप्ट रिवीजन की वीडियो देखें, पोर्टल पे पड़ी हुई है, आप जो है वो एसपीएम के रिवीजन की वीडियोस देखें, पोर्टल पे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद आप हर जो है वो डायरेक्शन के अंदर एक दो सवालात करें। आपकी 20-22 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, आपको अच्छा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आप लिख पा रहे हैं, चीजें कर पा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। बेशक उन 22 में ये 12 हो, कोई मसला नहीं है, उन 22 में ये 12 हो, नो इश्यूज। लेकिन फिर आपने अच्छे तरीके से कर लिया। फिर जब आप फाइनल रिवीजन के लिए बैठ रहे हैं
का आप ये सवालात देख रहे हैं, इससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा। दिस इज द आइडिया। लोग कहते हैं सर प्रिपरेशन में ही मैं सिर्फ ये 12 सवाल कर लूं, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। इट माइट वर्क, इट माइट वर्क। मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, पास्ट में आपका ड्राफ्टिंग का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, नो वरीज। राव कहते हैं सर वक्त निकल गया। कितने लोगों को लगता है वक्त निकल गया है? और कोई ऐसा है जिसे लगता है सर वक्त निकल गया, हम तैयारी नहीं कर सकते अब इतनी ज्यादा डिटेल में जाके? तुम्हारा MSc2 का पेपर गालिबन ट्यूसडे को है ना? तो ट्यूसडे हमारे पास फॉल कर रहा है 6 दिसंबर को, ऐसा ही है? 6 दिसंबर को फॉल कर रहा है। यू स्टिल हैव 15 डेज, यू स्टिल हैव 15 डेज। तुम्हें एक केस स्टडी करने में, उसका सेस्टिव सॉल्यूशन चेक करने में, एग्जामिनर कमेंट्स चेक करने में, एक केस स्टडी तुम्हें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 2.5 घंटे आपको इन टोटल लगेंगे। अगर मैं टोटल 2.5 घंटे एक केस स्टडी के लगा लेता हूँ, हर केस स्टडी बराबर नहीं होती, 2.5 घंटे अगर मैं एक केस स्टडी के लगा लेता हूँ, 20 सवाल में बेंचमार्क करता हूँ कि मैं 20 से 22 सवाल बेंचमार्क करता हूँ, तो ये कुल मिला के 55 घंटे बनते हैं। अगर आप तमीज से तरीके से 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो ये 55 घंटे 8 दिन है। 8 into 8 64, थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाएगा आपका उसके अंदर। तकरीबन ये 7 से 8 दिन की कहानी है। अगर आप एक हफ्ता प्रॉपरली बैठ जाते हैं MSc2 को लेके, और अगर आपकी एक हफ्ता भी लीव्स नहीं है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आपको पहले से प्लान करना चाहिए था, पहले से चीजें करनी चाहिए थी, अगर आपको पता था कि आपके ऑफिस वाले लीव्स नहीं देंगे। नहीं, ये सिर्फ 3 पास पेपर्स तो काफी नहीं है ना, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन राइला करने चाहिए आपको। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? BFD की फॉर्मूला बुक मैंने ड्राइव के लिंक पे अपलोड की हुई है, वहां पर आप जाके देखें। BFD की किताब है, उसमें फॉर्मूला बुक आ रही है, वो आप देखेंगे पूरा BFD आपका रिवाइज हो जाएगा। मैंने SPM की समरी आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर की है, वो देखेंगे आपका अच्छा खासा बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया रिवाइज हो जाएगा। उसमें 70-75% चीजें हैं, 20-25% चीजें नहीं है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर हैं। इनको रिवाइज करें, उसके बाद आप सवालात को अटेम्प्ट करना शुरू करें। आपने बिग डेटा पे 2 सवाल, वैल्यूएशन पे 2 सवाल, वर्किंग कैपिटल पे 2 सवाल, रिस्क मैनेजमेंट पे 2 सवाल, मर्जर एक्विजिशन पे 2 सवाल, ये सारे कर लिए, अच्छी खासी आपकी इन्वेंटरी बन गई। अब इजी हो जाएगा बाकी सारी चीजों को करना। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? अच्छा जी, एक सवाल आता है, सर एग्जाम एनवायरनमेंट में कितना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए फॉर टाइम मैनेजमेंट? देखो सीधी सी बात है, आपके पास जो टाइम है उसको डिवाइड बाय मार्क्स करें। ज्यादा टाइम अगर आप एक चीज पर सर्व करेंगे तो आपका वक्त जाया होगा। ज्यादा टाइम आपने एक चीज पर सर्व नहीं करना, जो उसका ड्यू टाइम बनता है। अगर आपको सवाल नहीं करना आ रहा, आपको लग रहा है आपका वक्त बहुत लग जाएगा, 5 से 10 मिनट आप ऊपर दें, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे आपने इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। एक पार्ट के ऊपर या एक सवाल के ऊपर लोग 1.25-2 घंटे लगा देते हैं, उसके बाद वो परेशान होते हैं कि यार अब बाकी सवाल कैसे होंगे या बाकी एरिया कैसे अटेम्प्ट होगा। यू नीड टू फिगर आउट कि आप अगर किसी को 5 से 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हो जाएगा इतने में? अगर हो जाएगा ठीक है। एक सवाल की वजह से पूरा पेपर आपका पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे याद है मॉड्यूल F में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था, बहुत मुश्किल कॉस्टिंग आया करती थी, वो बहुत ही मुश्किल कॉस्टिंग होती थी। उसमें एक रेस्टोरेंट के सिचुएशन का सवाल आया था, जिसमें मुख्तलिफ डील्स बनानी थी और फिर एक पर्टिकुलर ब्रेक इवन अचीव करना था, इस तरह की कोई चीज़ थी। वो 12-15 मिनट का जो है वो सवाल था, मार्क्स का सवाल था, सॉरी 12 या 15 मार्क्स का सवाल था। मुझे बिल्कुल नहीं करना आ रहा था, और वो पहला ही सवाल था, मैंने उस पर नहीं टाइम ज़ाया किया। मैंने 5 मिनट लगाए, मुझे आइडिया हो गया मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उसको क्रॉस किया, मैं आगे बढ़ गया, जो होता गया वो करता गया, एक राउंड पूरा मैंने वो कर लिया। उसके बाद आखिर में जब मैं सारा पेपर कर चुका था और बस ये एक सवाल बचा था, मुझे याद है कोई 12 मिनट 13 मिनट रह गए थे टाइम खत्म होने में, 13-14 मिनट रह गए थे। अब मुझे एक टेंशन ये नहीं थी कि यार मैं बाकी पेपर कर चुका हूँ, अब मैंने सुकून से उसको देखा। यकीन करें, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मुझे क्लिक कर गया कि क्या करना है। मैंने जल्दी 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 8-10 मिनट 12 मिनट जो मेरे पास बचा हुआ टाइम था, मैंने उसमें सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके वो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया गिवन द कॉम्बिनेशंस, जो कॉम्बिनेशंस उन्होंने दिए हुए थे। और जब एग्जाम के बाद मैंने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो मुझे लगा मैं कुछ मुनासिब करके आ गया हूँ। मतलब वो सही हुआ नहीं हुआ उससे कोई गर्ज नहीं है, पर्चा निकल गया मेरा, वो उसी अटेम्प्ट में निकल गया था। FAFR में भी यही हुआ था, बैलेंस शीट में एक एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही थी कंसोलिडेशन में, मैंने उसके दोनों लेग उड़ा दिए, डेबिट भी उड़ा दिया, क्रेडिट भी उड़ा दिया। मैं क्यों टेंशन लूं एक लेग पोस्ट करके, जब उसके टोटल मार्क्स ही 1 या 2 नंबर है। मैं क्यों अपना 25 नंबर का 20 नंबर का सवाल खराब करूं? 2 नंबर की चीज नहीं आ रही, नहीं आ रही। इफ्रिक 1 आया था, डिकमिशनिंग लाइबिलिटी, डेफर टैक्स के साथ, डेफर टैक्स अकेले नहीं समझ आता,
इफ्रिक के साथ क्या समझ में आएगा? डीकमीशनिंग लायबिलिटी अलग समझ आता था, डेफर्ड टैक्स अलग, साथ में नहीं समझ आता था। 16 या 17 नंबर का सवाल था। डेफर्ड टैक्स के कितने मार्क्स होंगे उसमें? 3 से 4, 5 नंबर। मैंने टैक्स इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया उसके अंदर, इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। एक चीज मुझे आती ही नहीं है तो मैं क्यों नई चीज सीखूं एग्जाम में? एग्जाम में तो मैं वो लिखने आया हूँ जो मुझे पता है, ना कि मैं कोई नई चीज सीखने आया हूँ। अब मैं बैठ के सोचूं, इवेल्युएट करूं, मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने बोला यार 3-4 नंबर है, कौन इसके पीछे वक्त जाया करेगा। बस जो डीकमीशनिंग की जनरल एंट्रीज थी वो बनाई, डिस्क्लोजर था वो बनाया और करके छोड़ दिया। टैक्स इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। लेकिन उसकी वजह से आई वाज एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द 94 नंबर का पेपर। और अल्लाह का शुक्र है कंसोलिडेशन में मेरी बैलेंस शीट भी टाई हो गई। एनसीआई का नंबर भी मुझे लग रहा था मैंने ठीक निकाला है। बहुत कंफर्टेबल था मैं इस चीज की वजह से, इस अप्रोच की वजह से। जो चीज नहीं आ रही छोड़ दो, उस पर सर मारने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है वो कर लो, आधा पेपर ठीक कर लो। ये एग्जाम एनवायरनमेंट में आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप कितना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। चीजों के ऊपर वक्त लगा के, वक्त जाया करके, बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से उनके ऊपर टाइम लगा के कोई फायदा नहीं, कोई हासिल मासूल नहीं है इसका, कुछ आपको अचीव नहीं होगा इससे। अच्छा जी, अगला सवाल है सर, डू यू हैव एनी समरी ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? भाई 2 पेज का है। बोर्ड कॉम्पोजिशन है जो सीसीजी में इंपॉर्टेंट है, बस बोर्ड कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। बाकी जो गवर्नेंस की चीजें हैं वो हम सब जानते हैं कि बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बोर्ड का काम होता है कंपनी को स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव करना, एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाना और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को गार्ड करना। हर काम के लिए एक अलग कमेटी बनाना और कमेटी वाइज चीजों को रेगुलरली रिव्यू करना। कंपनी के रिस्क मेंटेन करना, रिस्क रजिस्टर्स मेंटेन करना और उसके हिसाब से कंट्रोल्स बनाना। ये बोर्ड का काम होता है बेसिकली। उसके अलावा बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, 2 पेज की बोर्ड कॉम्पोजिशन है, सीजीजी साथ में लेके जाओगे। इसकी भी समरी, आई डोंट थिंक इसकी मजीद कोई समरी बन सकती है। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? कहीं पर आपको कोई इशू आ रहा हो? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन प्रैक्टिस इन अ वीक डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू हैव, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव। एक क्वेश्चन को टिपिकली करने में आपको 2 से 2.5-3 घंटे लगेंगे। 2.5 से 3 घंटे का ब्रैकेट रख लो। अगर अच्छे से कर रहे हो, पूरा सॉल्व कर रहे हो, सेट सोल्यूशन से मैच कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सब करोगे, 2.5 से 3 घंटे आपको एक अच्छी केस स्टडी में लग जाएंगे, जबरदस्ती केस स्टडी में लग जाएंगे। आपका अगर टिपिकली 8 घंटे का दिन है, 3 केस स्टडीज आप निकाल सकते हैं। 5 दिन लगा लिए, 15 केस स्टडीज आपकी हो जाएंगी। हफ्ते के अंदर पूरा MSA2 आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक हफ्ता काफी है, डेडिकेटेड एक हफ्ता। व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन वाला एक हफ्ता नहीं, डेडिकेटेड एक हफ्ता। और अगर उस डेडिकेटेड हफ्ते में आप मोबाइल से, मतलब मैं नहीं कह रहा कि 100% हट जाएं, लेकिन अगर आप टाइम जाया करने से पीछे नहीं हट रहे ना, और बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं आपकी जहां पर आपको जवाब देना है इस उम्र में, ये एग्जाम आपका पास नहीं है और आपको बहुत सारी कमिटमेंट्स को देखना है, तो फिर वो कमिटमेंट आपके लिए नहीं है। वो कमिटमेंट टूट जाए वो बेहतर है, अगर आपका पर्चा पास नहीं हो रहा किसी कमिटमेंट की वजह से आज के टाइम पे। सीसीजी ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा बिल्कुल। एनी गेस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस अटेम्प्ट? यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस वाला एरिया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये टेस्ट हो सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में वैल्यूएशन उसने पूछ लिया था, तो वो चीज जो है वो टेस्ट की जा सकती है। बिग डेटा, ई मार्केटिंग, लास्ट अटेम्प्ट में समर 22 में उसने पूछा था, तो हो सकता है इस दफा वो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट वाली साइड पे जाए। हेजिंग उसने लास्ट टाइम जब वो पूछ लिया था, तो हो सकता है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाली साइड पे इस दफा जाए। ये कुछ पर्टिकुलर 2-3 चीजें, लेकिन MSA2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में सोचना या कोई चीज छोड़ के जाना बहुत डेडली है। तो 5 नंबर का डाल देगा वो चीज। 5 नंबर हमारे लिए बड़े होते हैं, वो 5 हमें मिल जाए तो पासिंग परसेंटेज के हिसाब से 100%, अगर आपको 50 मार्क्स है तो ये 10% ऑफ दी होल पाए हो गया। तो 5-7 नंबर हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। 42-43 पे खुदा ना खास्ता पेपर रुकता है तो यही 5-7 नंबर याद आते हैं। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाओ। हाँ, बेंचमार्क क्वेश्चंस में मैंने वही चीजें कवर की हैं जो मुझे मोस्ट लाइकली लगती हैं कि टेस्ट हो सकती हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा भी है कि इसमें क्या टेस्ट हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन का नाम नहीं है, आगे ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि क्या चीज यहाँ पे फोकस करनी है। अहमद कहते हैं डेडिकेटेड 1 वीक इज इनफ। हाँ, अगर आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की बेसिक्स और BFD की बेसिक्स अच्छी हैं तो एक हफ्ते से 10 दिन आपके लिए काफी हैं। बहुत है MSA2 को प्रिपेयर करने के लिए हफ्ता 10 दिन। और अगर किसी की बेसिक्स वीक है तो 15 दिन, 15-16 दिन लगेंगे करने में, बिजनेस मैनेजमेंट की और इन सारी चीजों की, अगर बेसिक्स वीक है आपकी। हाउ सिमिलर इज MSA2 टू SBL? 60%, 60-65%। SBL में BFD कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं होता, MSA2 में कैलकुलेशन वाला पार्ट भी होता है। 25-30% आप कैलकुलेशन वाला पार्ट रख लें। SBL में एथिक्स टेस्ट होता है, यहाँ भी एथिक्स टेस्ट होता है। SBL में टैक्स नहीं होता, यहाँ टैक्स की प्लानिंग टेस्ट होती है।
टैक्स के लिए ग्रुप रिलीफ, ग्रुप टैक्सेशन मुझे लगता है कि वो टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके बिजनेस लॉसेस वाली चीज की जा सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली चीजें की जा सकती हैं। 2.5 घंटे फॉर 50 मार्क्स की स्टडी, राइट यार। 50 मार्क्स की स्टडी कभी कभी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो आप 3 घंटे रख लो, 3 घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा, इतना मसला नहीं होगा। टोटल मिला के आपका 4 घंटे का तकरीबन पेपर होता है, उस 4 घंटे के हिसाब से इवैल्यूएट करो तो 50 नंबर की स्टडी के लिए 2 घंटे काफी हैं। आप आंसर से मैच करोगे, एग्जामिनर कमेंट से मैच करोगे, तो मैंने 3 घंटे रख लिया, 3-3.25 घंटे में आपके 50 नंबर वाली केस स्टडी हो जानी चाहिए। ये सब टोटल काम मिला के मैं बता रहा हूँ। आपने प्रैक्टिस किया, सॉल्यूशन से मैच किया, एग्जामिनर कमेंट से मैच किया, आप मिला लें, आपका एक केस स्टडी के ऊपर 2.5-3 घंटा लगेगा। 2.5-3 घंटे आपके उसमें लग रहे हैं, आप 10 केस स्टडीज आराम से निपटा सकते हैं with a span of 5 to 6 days। 10, 12, 15 आपकी केस स्टडीज हो गई, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कोई सवाल किसी का? मुझे ऐसा लग रहा है बैच स्टार्ट हो रहा है ना कि वर्कशॉप है। शहबाज, SPL किट भेजे रहे। देखो जो भी एरिया आपको लगता है आपका वीक है, आपको बिग डेटा में मसाइल हो रहे हैं, आप मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें। बाकी मैंने पोर्टल के ऊपर जो MSA2 के क्वेश्चंस करवाए हैं, देयर इनफ, 50 से ऊपर क्वेश्चंस हैं वो, और तकरीबन हर एस्पेक्ट जो पूछा जा सकता है वो सारा कवर्ड है उसके अंदर। तकरीबन हर एस्पेक्ट जो पूछा जा सकता है वो सारा कवर्ड। और कोई कंफ्यूजन प्रिपरेशन के हवाले से, अटेम्प्ट के हवाले से? फिर हम स्ट्रैटेजी के रिवीजन पे आते हैं। मैं आपको स्ट्रैटेजी पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, मैं आपको एथिक्स पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, और फिर हम एक की स्टडी करेंगे। नहीं, पोर्टल तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, इनफ हो गया। चलो, ये पहला सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम अगले सेगमेंट में आते हैं। अनवर, नहीं, आपको करने पड़ेंगे ICW के सवाल। ICW के सवाल आप बिल्कुल करें। देखिए, ICAP के जो पास पेपर्स हैं, 2017 तो पहला पेपर था, विंटर 17 जो ICAP ने दिया था, छपा हुआ है वो ICW के हिसाब से, ज्यादा उसमें चीजें चेंज नहीं हुई हैं। 18 में थोड़ा बेहतर हुआ है, 19 में थोड़े मेच्योर हो गए ICAP के क्वेश्चंस, थोड़े बेहतर हो गए। तो 19, 20, 21 ये 3 साल हैं, इसके पास पेपर्स बहुत रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। 19, 20, 21 ये 3 साल के 6 पेपर्स तकरीबन, और हर पेपर में 3 केस स्टडीज, टोटल 18 केस स्टडीज। ये 18 में से 7-8 अच्छी केस स्टडीज निकालो, इनकी प्रैक्टिस करो। कुछ बहुत ही ईजी है, उनको छोड़ देना, कुछ थोड़ी मुश्किल है, उनको पिक कर लो। मैंने बेंचमार्क में भी 4-5 केस स्टडीज डाली हैं, और साथ साथ ICW, SBL, जो अच्छे क्वेश्चंस केस स्टडीज आपको मिलती हैं आप कर सकते हैं। जब 20 केस स्टडीज कर लो, उसके बाद फिर रीड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे केस स्टडी तुमने उठाई, सॉल्व नहीं किया, उसको रीड कर लिया, उसके सॉल्यूशन को रीड कर लिया, उससे भी आपकी नॉलेज थोड़ी सी बिल्डअप होती है। सही है। चलें, अब हम आते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के रिवीजन पे।